हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। और जैसे हमने ऑलरेडी हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 1, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, क्योंकि हमने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मास मीडिया। लास्ट टाइम जो हमने कंप्लीट किया था हमारा टॉपिक, दैट वाज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो कितने टाइप्स ऑफ वायलेंस होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या है, उनके इफेक्ट क्या है, और कैसे उन वायलेंस को रोकने के लिए स्टेप्स लिया जा सकता है, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो उस चैप्टर का लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर क्लिक करके उस चैप्टर को व्यू कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मास मीडिया। बेसिकली मास मीडिया का क्या रोल होता है, वो औरतों की इमेज को किस तरीके से दर्शाती है, हम इस चैप्टर में ये देखेंगे। मास मीडिया इंक्लूड टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आउटडोर होर्डिंग्स, सिनेमा, सोशल मीडिया नेटवर्क्स। तो बेसिकली जब हम मास मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया इज़ ह्यूज। हम सिर्फ टेलीविज़न की बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर से रिलेटेड नहीं बोल सकते हैं। आपका टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउटडोर होर्डिंग, सिनेमा एंड सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो है, ये सबको मिलाकर आपका जो है वो मास मीडिया बनता है। अब पॉजिटिव रोल ऑफ मास मीडिया टुवर्ड्स वुमेन। अब वुमेन का पॉजिटिव रोल कैसे बताती है? हाईलाइट्स वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये जो मास मीडिया है हमारी, जो आप सोशल मीडिया की बात कर लो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, आपके रेडियो हो गए, आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके का रोल बताती है, पॉजिटिव रोल कैसे बताती है? जब भी वुमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, ऐसी कोई मिस्ट्री रिलेटेड केस हो गया जहाँ पर अनसॉल्व केस है कि कैसे उसका मर्डर हुआ पता नहीं, रेप कैसे हुआ पता नहीं, इन सारे इंसिडेंट से रिलेटेड जो है मास मीडिया क्या करती है, इन बातों को और ज़्यादा फैलाती है लोगों के बीच में। जैसे टीवी एंड न्यूज़पेपर, न्यूज़ एंड प्रोग्राम्स हाईलाइट्स दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन फोक इन इंडिया। यानी औरतें क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी में है इंडिया में, उसको सबसे ज़्यादा क्या करती है, हाईलाइट करती है उन प्रॉब्लम्स को। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड इंसिडेंट्स आर हाईलाइटेड इन द मीडिया। दिस कैचेस द अटेंशन ऑफ द पुलिस। जब ऐसे कोई केस बार बार पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, तो इससे क्या होता है, पुलिस वालों को भी ऑफकोर्स एक केस तो रजिस्टर्ड होता है तो उसके थ्रू तो पता चलता ही है, लेकिन जब लोगों में जोश आ जाता है, जब लोग भड़क जाते हैं, जब हमारी ये जो पब्लिक है, जब ये भड़क जाती है कि एक ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया है, तो हमारी पुलिस, हमारे जुडिशरी सिस्टम को क्या करना पड़ता है, अब कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों तक बात पहुँच चुकी है। तो मीडिया क्या करती है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है जब वो हाईलाइट करती है, वुमेन रिलेटेड इंसिडेंट से बात करती है। अब यहाँ पर दिया गया है जुडिशरी एंड गवर्नमेंट, यहाँ तक क्या होती है, बातें जो है वो पहुँच जाती है। इसी के साथ साथ फॉर इंस्टेंस, अ मुंबई बेस्ड जज दैट टू अ लेडी जज गिव लाइट पनिशमेंट टू अ रेपिस्ट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक मुंबई की जज थी जिन्होंने एक रेप हुआ था उसके लिए क्या किया, बहुत ही लाइट सी पनिशमेंट दी। मतलब कोई बहुत, उनके लिए शायद कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत ही लाइट पनिशमेंट दे दी। जो गुनहगार था, जो क्रिमिनल था, जो रेपिस्ट था, उसको बहुत ही लाइट पनिशमेंट दी। तो वो लाइट पनिशमेंट देने की वजह से क्या हो गया, लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था। वो गुस्सा बढ़ने की वजह से, एक तो वो ऑलरेडी फीमेल जज थी, जिसका रेप हुआ था वो भी फीमेल थी, तो लेडी जज होने के बावजूद उसने उसको इतनी लाइट पनिशमेंट दी। इसके लिए क्या किया गया, लेडी जज जो है वो उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था और वापस से उसके ऊपर एक्शन लिया गया था, और जो पनिशमेंट दी गई थी उसके ऊपर वापस से एक्शन लिया गया था। तो इस तरीके से मीडिया क्या करती है, पॉजिटिव रोल भी वुमेन्स के हाईलाइट करती है। अब इसी के साथ साथ मीडिया ऑल्सो रिपोर्ट्स एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन। एट्रोसिटी यानी कि किस तरीके से उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो उसके बारे में बताती है। विच अवेकन्स द पुलिस एंड द गवर्नमेंट टू टेक सूटेबल एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रेट। तो जब कुछ गलत होता है औरतों के साथ में, तो ये बार बार न्यूज़ में आता है। मास मीडिया जो है हमारी वो हाईलाइट करती है। हाईलाइट करने की वजह से गवर्नमेंट का अटेंशन ग्रैब हो सकता है, पुलिस वालों का अटेंशन ग्रैब होता है। अब कुछ ना कुछ करके इनको क्या करना है, कोई ना कोई सीरियस एक्शन तो लेना ही है। तो दैट इज़ हाउ मीडिया प्लेज अ वेरी पॉजिटिव रोल इन डिपिक्टिंग दी वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट दैट वी हैव अ सोशल सपोर्ट टू वुमेन। अब औरतों को सोशल सपोर्ट किस तरीके से मिलता है, मास मीडिया के जरिए। मास मीडिया प्रोवाइड सोशल एंड मॉरल सपोर्ट टू वुमेन इन इंडिया, मेक्स वुमेन अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कैसे उनकी हेल्प करती है, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो बताती है। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एडिटोरियल्स होते हैं जिसमें जाकर उनको पता चल सकता है कि औरतों के हक क्या है। मीडिया स्पेशली प्रेस मीडिया अंडरटेक सोशल अवेयरनेस कैंपेन, यानी जो हमारी प्रेस होती है सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करती है। कैसे कैसे कैंपेन, कंसर्न फॉर द गर्ल चाइल्ड, एंटी डाउरी कैंपेन, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर कैंपेन। तो ये सारे जब कैंपेन्स रखे जाते हैं तो एक अवेयरनेस क्रिएट होती है औरतों के अंदर, स्पेसिफिकली औरतों के लिए रखा जा रहा है ताकि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो पता हो।
द मीडिया ऑल्सो कैरी स्पेशल रिपोर्ट्स ऑन सर्टन ओकेजन सच एस मदर्स डे। अब मदर्स डे के ऊपर हाईलाइट किया जाता है इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ अ मदर और वुमेन इन दी फैमिली। तो यहाँ पर मीडिया क्या कर रही है, मदर्स डे जैसे डे को बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज कर हमको बता रही कि क्या एक माँ का रोल है एक फैमिली में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पॉजिटिव रोल जो है वो औरतों का शो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वुमेन स्टेटस इन सोसाइटी। अब औरतों का स्टेटस जो है वो कैसे बताती है सोसाइटी में। बेसिकली मास मीडिया में ट्राई टू इम्प्रूव द वुमेन स्टेटस इन द सोसाइटी। अब सक्सेसफुल वुमेन्स जो होती हैं उनकी स्टोरी, जैसे कितनी सारी सक्सेसफुल वुमेन जैसी है जिनकी स्टोरी हमने देखी है। हमारी फर्स्ट IPS ऑफिसर किरण बेदी, हम सब जानते हैं उनको, राइट। तो वो भी क्या है, एक बहुत ही सक्सेसफुल फीमेल रह चुकी है वो अपनी लाइफ में। तो जब इनकी स्टोरी शेयर होती है तो कहीं ना कहीं हमको बहुत प्राउड फील होता है कि एक लेडी ने कुछ किया है। बीइंग अ लेडी उनको कोई चीज़ रोक नहीं पाई IPS ऑफिसर बनने से। उसी के साथ साथ हमारे किरण मजूमदार शॉ जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मिसेस इंदिरा गांधी जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपना बहुत अच्छा खासा नाम रखा है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, हमारी कंट्री को संभाला है एक फीमेल होने के बावजूद। मदर टेरेसा जो कि सोशल वर्कर रह चुकी है, साइना नेहवाल है हमारे पास, सानिया मिर्ज़ा है हमारे पास, और कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं फीमेल्स के जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी कंट्री में। नाउ आर हाईलाइटेड इन प्रेस एंड अदर मीडिया सच स्टोरीज कैंडल और रे ऑफ होप एंड डेवलप। अब ये जो स्टोरीज बताई जाती है इन सारी चीज़ों की क्यों बताई जाती है, जो यंग माइंड्स है, जो एस्पिरेशंस है, ताकि आप इनके बारे में सोचते हुए अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक्सपिरेशन रखो, कोई डिज़ायर रखो। तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि सक्सेसफुल स्टोरी शेयर हो रही है वुमेन की, तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी की भी औरतें जो है वो क्या होगी, वो भी ज़्यादा मोटिवेट होगी और कहीं ना कहीं वो भी चालू करेगी कोई ना कोई या तो बिजनेस शुरू करना या ऐसी किसी फील्ड को एक्सप्लोर करना जहाँ पर वो उनका इंटरेस्ट हो। पेरेंट्स आर ऑल्सो इंड्यूस टू प्रोवाइड एन एनकरेजिंग सपोर्ट टू देयर चिल्ड्रन। अब ये सक्सेस स्टोरीज जब देखते हो तो आप सिर्फ औरतों को मत दिखाओ, लड़कियों को मत दिखाओ, उनके यंग लड़कियों को दिखाने के साथ साथ उनके भाई बहनों को, उनके पेरेंट्स को भी दिखाओ। क्योंकि जब तक पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो गए लड़की आगे कैसे पढ़ेगी, और जब तक लड़की नहीं पढ़ेगी तो हमारा देश जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या, कि पेरेंट्स को भी कन्विंस करना। तो पेरेंट्स को भी एक सी सक्सेसफुल स्टोरीज हमको दिखानी चाहिए जहाँ उनको समझ में आए कि क्यों ज़रूरी है लड़की का पढ़ लिख जाना, राइट। तो वुमेन स्टेटस इन द सोसाइटी ये डिपिक्ट करता है। Women empowerment, media boost morale of women and make them fight against injustices and social evils। अब औरतों के हक के लिए उनको लड़ना सिखाता है। उसी के साथ साथ क्या होता है, वुमेन्स आर एनकरेज बाय मीडिया, दे राइज अगेंस्ट दी बैड प्रैक्टिसेस और एविल्स इन द सोसाइटी। जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता दिया, कैंपेन्स रख दिया, इसलिए इससे औरतों को क्या पता चलता है, बुरी चीज़ों से कैसे लड़ना है ये हमको पता चल गया, क्योंकि हमको हमारा हक जो है वो पता है। फॉर इंस्टेंस स्टोरीज ऑफ वुमेन ग्रुप्स फाइटिंग अगेंस्ट सोशल एविल्स लाइक एडिक्शन टू एल्कोहल बाय मेल members, they put pressure on village liquor shops to close. Such stories are published in the media which gives a boost to women in other villages to do the same। अब एक स्टोरी पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में। वो स्टोरी क्या थी कि सारी गांव की औरतों ने मिलकर, जिनके हस्बैंड्स ड्रिंक करते थे और आकर मारते थे, तो सबने मिलकर क्या किया, गांव की एक लिकर शॉप जो शराब की दुकान थी उसको जाकर बंद करवा दिया। तो ये चीज़ न्यूज़पेपर में आ गई। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एक ऐसा रोल दिखाने लग गई, वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने लग गई कि सारी औरतों ने मिलकर क्या कर दिया, शराब का जो दुकान था उसको बंद करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रोल ऑफ मास मीडिया टुवर्ड्स वुमेन। अब नेगेटिव रोल क्या है मास मीडिया का, वुमेन का नेगेटिव रोल कैसे बनाती है। डिपिक्ट्स वुमेन इन पुअर टेस्ट। फॉर इंस्टेंस मास मीडिया डिपिक्ट्स वुमेन इन poor taste, vulgar in some advertisement by unethical advertisers. This can have adverse effect on males as well as young females। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हम हमारे घर में देखते हैं जो कि बहुत ही वल्गर एड्स होते हैं। यस, तो इससे क्या होता है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके माइंड के ऊपर और ज़्यादा गलत इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता है। क्योंकि औरत का एक इस तरीके से पिक्चराइज करके उसको बताया जाता है, इस तरीके से उसकी पूरी बॉडी को शो किया जाता है। जब एक वल्गर एडवर्टाइजर एडवर्टाइज करता है तो ऐसे शो किया जाता है जहाँ पर जो देखने वाले हैं वो किस नज़र से देख रहे हैं हमको नहीं पता, तो उसको हर एक औरत उसी नज़र से देखने की उसकी आदत हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो पुअर टेस्ट ऑफ वुमेन, ये कहीं ना कहीं मीडिया का भी एक रोल है कि वो किस तरीके से उसको डिपिक्ट करके पिक्चराइज करके बता रही है। यंग फीमेल मॉडल्स आर शोन इन सर्टन एड्स विद स्कैंटी क्लोथ्स एंड इन वल्गर पोसेस। कई बार ऐसी फीमेल मॉडल्स होती है जिनको या तो ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्गर दिखते हैं, या इस तरीके के कपड़े जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे चीप मेंटालिटी वाले लोग होते हैं जिनको लगता है कपड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर किसी से वही उम्मीदें लगा देते हैं। मीडिया ओनर्स इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग सच एड्स विलिंगली एक्सेप्ट ऑन रेवेन्यू ग्राउंड। अब मीडिया ओनर्स जिनको जिस चैनल पर, जिस शो पर बताया जा रहा है, जिस शो के दौरान ये एड्स आ रही है, वो जो मीडिया ओनर होते हैं
ये सारी चीज़ों को बैन करने के बदले पैसों के लिए और क्या करते हैं, ऐसे एड्स को और आगे प्रमोट करते हैं कि चलो ऐसे एड्स आते रहेंगे, रेवेन्यू जनरेट होता होगा, लोग जो है वो और ज़्यादा टीआरपी हमारे शोज़ की बढ़ती जाएगी, हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। Apart from the ads, some newspapers show photographs of semi-nude young females even on the front pages to attract attention. अब कई बार न्यूज़पेपर वाले भी कम नहीं होते हैं, उनको भी क्या करना होता है, अपने फ्रंट पेज के ऊपर सेमी न्यूड फोटो रख देते हैं लड़कियों की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे न्यूज़पेपर की तरफ अट्रैक्शन हो। जब आप ऐसे न्यूज़पेपर कहीं पर रास्ते में देख लेते हो फ्रंट पेज पर, पहले जाकर ऐसे न्यूज़पेपर्स को खरीद लेते हैं लोग। तो कैसे लोग खरीद ले, जो थोड़े से सिक मेंटालिटी के होते हैं। तो क्योंकि वो लोग जाके ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर से औरतों का एक नेगेटिव रोल जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। At times, too much coverage is given to females with bare minimum clothes at certain parties or events. अब अगर आपने कई बार देखा होगा, हमारा सोशल मीडिया भी कम नहीं है। सोशल मीडिया पर या फिर जो रिपोर्टर्स होते हैं, जब वो रिपोर्टिंग करने जाते हैं किसी इवेंट में, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एक हीरोइन ने, एक मॉडल ने क्या पहना है, किस तरीके के कपड़े पहना है, उसके ऊपर पूरा सर से पाँव तक जूम करते हैं और कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। बिकॉज जब आप ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके देखो, फोटोग्राफ लेना, वीडियो लेना इज़ कम्प्लीटली अप टू द चॉइस ऑफ दी मॉडल, ओके। लेकिन आप इतना अगर बॉडी के ऊपर जूम कर करके उसको हर सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, वीडियो एडिटिंग भी होती है, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, औरतों की एक गलत इमेज हो जाती है, जो सोसाइटी में दिख कर आती है कि औरतें जो है वो इन्हीं चीज़ों के लिए बनी हैं। तो जो देखने वाला है वो उसको ख़राब नज़र से ही देखने वाला है। लेकिन ये सब तब होता है जब दिखाने वाला उसको किस तरीके से दिखा रहा हो। दिखाने वाले के लिए हम यहाँ फीमेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मास मीडिया की बात कर रहे हैं जो ऐसे सेमी न्यूड फोटोज़ रखती है अपने फ्रंट पेज पर, जो वीडियोग्राफर्स होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो कंप्लीटली उनके बॉडी पार्ट के ऊपर क्या करते हैं, पूरा वीडियो जो है वो एक ही पार्ट पर फोकस कर देते हैं, जूम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, औरतों की एक गलत इमेज जो है वो मार्केट में डिस्प्ले होकर आ जाती है। In such cases, one cannot blame just the media. It is the women folk who pose for cheap publicity are to be equally blamed. अब कई ऐसे women folks भी है, कई ऐसे औरतें भी है जो cheap publicity पाने के लिए ऐसे poses देने के लिए तैयार होती है। See, I am not blaming each and every woman, but it is about those women who are completely into getting those publicity. So they are equally responsible for certain acts. नेक्स्ट जो हमको बोलता है, ड्रामेटाइजेस वुमेन रिलेटेड वायलेंस प्रोग्राम। अब हम ऐसे कई सारे सीन्स देखते हैं ना, जैसे कि ऐसी कई सारे टीवी सीरियल्स आती है जो हम देखते हैं, जो ड्रामा फॉर्म में बनाई जाती है, जिसके पहले बताया जाता है कि इस सीरियल में जो भी दिया है हर एक चीज़ काल्पनिक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, ड्रामा फॉर्म में क्रिएट की जाती है। तो ऐसी कई सारी सीरियल्स होती है जो कि ड्रामा फॉर्म में क्या क्रिएट करके बताती है, औरतों को एक नेगेटिव रोल में क्या करती है, डिपिक्ट करती है, शो करती है। अ गुड नंबर ऑफ टीवी प्रोग्राम्स एंड सीरियल्स डिपिक्ट वुमेन रिलेटेड वायलेंस। उनसे रिलेटेड वायलेंस जो है वो इस तरीके से बताती जैसे कि वो बहुत ही आम बात हो जाएगी, जैसे कि एब्डक्शन हो गया, यानी किडनैपिंग या रेप हो गया। At times, too much focus is given on male chauvinism. Overexposure to such programs corrupts the minds of youngsters. Some of them even imitate the filmy scenes, which affects innocent women folk in a bad way. The mass media must make efforts to minimize such programs, if not rejecting them. यानी कि यंगस्टर्स के माइंड के ऊपर भी इस चीज़ों का इतना ज़्यादा फ़र्क हो रहा है, क्योंकि जब ऐसे कुछ इंटीमेट सीन्स होते हैं तो हमारे जो वो चैनल्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा फोकस करके उन सीन्स को बता रहे होते हैं। तो जब उनको और ज़्यादा फोकस करके बताते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मेल चॉविनिस्ट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि फ़ीमेल जो होती है ऐसी इंटीमेट चीज़ों के लिए बनी होती है, तो उनका माइंड भी उस हिसाब से चलता है, तो वो हर औरत को उसी तरीके से देखते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि वो औरत उसी तरीके से बिहेव करे जैसा उस मूवी में जो हमने देखा है, वहाँ पर वो लेडी, वो मॉडल, वो हीरोइन जो है वो बिहेव कर रही थी। तो उनकी उम्मीदें इस तरीके से बढ़ जाती है और जब उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली वो किस पर उतर आते हैं, वायलेंस पर उतर आते हैं। नेक्स्ट है पब्लिसाइजेस डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट वुमेन। पब्लिकली ऐसे कोई रिमार्क लगाना औरतों के ऊपर जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम मॉडर्न सोसाइटी में बड़े ग्लैमरस वे में उन चीज़ों को ले लेते हैं। हमको लगता है अरे वाह क्या सैवेज रिप्लाई है। आजकल किसी का सटायरिक टोन को हमको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोल रहा है ये इंसान। देखो, इंसान अच्छा बोल रहा है या कितना सही बोल रहा है, ये दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सैवेज रिप्लाई का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि आप किसी को सटायरिक टोन में ऐसी कोई चीज़ें बोलते हैं जो कि पब्लिकली एक्सेप्टेबल होगी ही नहीं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सितंबर 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था। वो इंसिडेंट हुआ था एक पॉलिटिशियन के साथ में। उन्होंने क्या किया था, एक लड़के ने उनको लेटर लिखा था सोशल मीडिया पे, बेसिकली उनको बोला था सर आई प्रपोज्ड हर बट शी रिजेक्टेड मी प्लीज़ हेल्प। उसने बोल दिया क्या कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया लेकिन वो लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँ। तो उनको रिप्लाई क्या देना चाहिए था और उन्होंने रिप्लाई क्या दिया, ये देखते हैं। आई विल हेल्प फॉर श्योर, फर्स्ट कम टू मी विथ योर पेरेंट्स, इफ दे से येस वी ऑल्सो लाइक दैट गर्ल देन व्हाट विल आई डू।
तो फिर बोला एक काम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम आ जाओ अपने पेरेंट्स के साथ में। अगर वो हाँ बोल देंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते वी ऑल्सो लाइक दैट गर्ल, देन व्हाट विल आई डू, आई विल किडनैप द गर्ल एंड हैंड हर ओवर टू यू फॉर मैरिज। यानी अब उन्होंने बोल दिया अगर लड़की की ना भी होगी ना तो हम उसको जाके किडनैप करेंगे और जाके तुम्हारी उससे शादी करवा लेंगे। आई मीन सच अ डेरोगेटरी रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय एन MLA, राइट। एक MLA है जिन्होंने ऐसा रिमार्क दिया एक लड़की के लिए। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे जवाब देते हो तो हर यंगस्टर के माइंड में क्या आ जाएगा, चलो इट इज़ वेरी मच ईजी टू गेट अ गर्ल, चलो जाकर किडनैपिंग कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, रेप कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो हर किसी को ईजी वे आउट मिल जाएगा किसी भी लड़की से शादी करने का। तो ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स जब लगते हैं तो अपने आप औरतों की इमेज और मार्केट में क्या दिखने लगती है कि चलो ये तो चीज़ें कॉमन है। अगर एक MLA ने बोला कि वो किडनैप करके शादी करवा सकते हैं तो हम ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में एक अपोलॉजी लेटर उनसे मांगा गया था इस रिमार्क के लिए, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी होगी। लेकिन क्या होता है, ये जो क्लिप है ये इतना सेंसेशनल हो गया था कि कहीं ना कहीं क्या हो गया था, हर चीज़ के लिए औरतों को और मीडिया को ब्लेम नहीं किया जा सकता। कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे रिमार्क्स पब्लिकली लगा देते हैं, उसका जो सही या गलत नहीं सोचते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आगे जाके आगे की यंगस्टर्स जो है उनके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से नेगेटिव रिमार्क, डेरोगेटरी रिमार्क लगाना पब्लिकली क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं आपको भी ट्रबल में ला सकता है और यंगस्टर्स के माइंड को भी ख़राब कर सकता है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव रोल्स, किस तरीके से मीडिया जो है पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन को मास मीडिया में बेसिकली हाईलाइट करके हमको शो करती है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव फॉर टुडे इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब सोशियो इकोनॉमिक, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्या ऐसी दो प्रॉब्लम है जो औरतें फेस करती है हमारे कंट्री में। लेट अस गो थ्रू इट। लो स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों को हमेशा सेकेंडरी पोजीशन दिया गया है हमारी सोसाइटी में, कम माना गया है, कम आंका जाता है। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्या सोचती है कि हम जो फैमिली के डिसीजंस लेने वाले, वी आर द हेड ऑफ द फैमिली एंड यू आर द सेकेंडरी पर्सन हु इज गोइंग टू टेक डिसीजन। तो लो स्टेटस ऑफ वुमेन है, उसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ता है उनको। इल ट्रीटमेंट एंड माल न्यूट्रिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, अगर गर्ल चाइल्ड है तो इतना खाना पीना अच्छा देने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ सती इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया, आज भी कई पार्ट्स ऑफ इंडिया ऐसे हैं जहाँ बोला जाता है कि सती प्रथा जो है वो अभी भी होती है। उसी के साथ साथ फीमेल फीटर्स, यानी कि अगर फीमेल गर्ल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करवा देना। उसी के साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट इन सर्टन कम्युनिटीज़, कई बार औरतों को कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती है जिनको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, बाहर जाना आना जो है वो अलाउ नहीं होता है। नॉन परमिशन टू वर्क इन ऑफिस बाय पेरेंट्स और इन लॉज, कई ऐसी भी जगहें हैं जहाँ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर क्या होता है, लड़कियों को आज भी काम करने की, कहीं जॉब पर जाने की आज़ादी नहीं है। तो इस तरीके से लो स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो हमारी कंट्री में देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन, जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है वो कम है। ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ इम्प्रूव सिंस इंडिपेंडेंस। अब बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से लिटरेसी रेट तो काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव हो गया है। एज पर सेंसस 2011 अगर हम देखें कितना इंप्रूव हो चुका है, 74% हमारा लिटरेसी रेट इंप्रूव हो गया। द लिटरेसी रेट फॉर मेल्स इज़ अबाउट 82%। मेल्स का जो लिटरेसी रेट है वो 82% है हमारी कंट्री में, और फीमेल्स का अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो इट इज़ ओनली 65%। अब ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है औरतों की बहुत कम है, यानी वहाँ बहुत कम एजुकेटेड वुमेन्स आपको मिलेंगे। देर इज़ हाई ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स बोथ एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल। अब ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है गर्ल्स, चाहे आप सेकेंडरी पढ़ाई की बात करो, सेकेंडरी लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे, ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा केसेस है, क्योंकि यहाँ पर आज भी कम एज में जो है उनकी शादी करवा कर दे दी जाती है। द पेरेंट्स डू नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं इतना ज़रूरी लगता है कि गर्ल चाइल्ड की पढ़ाई जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियाँ पढ़ लिख कर क्या करेगी, बाद में उनको घर ही चलाना है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि क्यों उनको इतना पढ़ाया नहीं जाता है। द गर्ल्स आर ब्रॉट अप मेनली फॉर हाउस होल्ड कोर्स, जैसे मैंने बोला घर के काम के लिए ही उनको माना जाता है, इसलिए उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। हाउएवर द लिटरेसी रेट इन अर्बन एरियाज इज इम्प्रूविंग एंड इन सर्टन स्टेट्स लाइक केरला, मिजोरम एंड गोवा। अब ये ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो औरतों की वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें इन स्टेट्स में आपको मिलेगी। लेकिन अगर हमको देखना है कौन से स्टेट्स में उनका लिटरेसी रेट कम है, तो बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, यहाँ पर आपको हमेशा औरतों की लिटरेसी रेट जो है वो कम मिलेगी। अगर हम अपने कंट्री की बात करें इंडिया में,
इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा जो लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हुआ है। कितना है लिटरेसी रेट? 74% हमारा लिटरेसी रेट है। अब इसमें से अगर हम देखें तो इस 74 में से 82% जो है हमारे मेल्स है और 65% जो होते हैं वो हमारे फीमेल्स है जो कि लिटरेट है हमारी कंट्री में। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अभी हमने ऑलरेडी 3 टाइप्स ऑफ वायलेंस पढ़े थे हमारे लास्ट लेक्चर में भी। क्रिमिनल वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है जिसको हम घरेलू हिंसा भी बोलते हैं, और हमारा सोशल वायलेंस भी होता है। अब डाउरी रिलेटेड, डिस्पाइट द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट द सिस्टम ऑफ डाउरी इज वाइडली प्रैक्टिस्ड अमंग मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया। बावजूद इसके कि डाउरी एक्ट बना है हमारा 1961 जिसके तहत आपको डाउरी लेना अलाउड है, इसके बावजूद आज भी डाउरी की जो प्रैक्टिस है वो हमारे कंट्री में कंटिन्यू। तो जैसे हमने देखा प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट 1961 होने के बावजूद भी क्या है, आज भी हमारे कंट्री में डाउरी के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। एवरी ईयर रिपोर्ट किया जाता है, इन लॉज के थ्रू अब्यूज होता है ब्राइड्स का, ब्राइड बर्निंग के केसेस आते हैं, डाउरी हरासमेंट केसेस जो है, कुछ केसेस तो ऐसे भी है जो हमारे देश में रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, मे बी बिकॉज फैमिली की जो इज्जत की बात आ जाती है जब, तो वो लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस होते हैं जहाँ पर डाउरी रिलेटेड हरासमेंट आज भी हमारी कंट्री में चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज़। तो रेप इज़ अ हीनियस क्राइम, एक ऐसा क्राइम है जिसके जो हमारी कंट्री में आज वाकई में आज बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ऐसा क्राइम है जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारा जो लॉज है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लग गए हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, रेप केसेस रजिस्टर्ड इन इंडिया एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में हमारी कंट्री में एक रेप केस रजिस्टर होता है। हमने ये कोई गोल्ड मेडल वाला काम नहीं किया है। अगर ऐसा कोई चीज़ें है, ऐसी इंसिडेंट है, तो हमको उन चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि हर 2 घंटे में एक रेप केस रजिस्टर होना, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन फेस। Several such cases are not reported at all for the fear of negative publicity to the victim women. ऐसे भी केसेस है जो कि रजिस्टर ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की की इज्जत चले जाएगी, उसके घर वालों की इज्जत चली जाएगी। इस चीज़ों को सोचते हुए रेप केसेस जो है वो रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। इवन पुलिस पर्सनल आर इन्वॉल्व इन सच हीनियस क्राइम। ऐसे भी केसेस है जहाँ पर खुद पुलिस पर्सनल जो है वो खुद भी इन्वॉल्व है इन केसेस में, तो क्या ही वो लोग रजिस्टर करने वाले हैं केसेस। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अमंग द सिटीज दिल्ली इज द वर्स्ट। ऐसे स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, एक तो मध्य प्रदेश है और दिल्ली तो वर्स्ट हो चुका है रेप केसेस के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट दैट वी हैव, ओके, अपार्ट फ्रॉम रेप वुमेन आर सेक्सुअली अब्यूज्ड इवन बाय हस्बैंड एंड एट टाइम्स बाय अदर मेल मेंबर्स इन दी इन लॉज। अब जब बात आती है रेप की, सेक्सुअल असॉल्ट की, फिजिकल असॉल्ट की, तो ना कि सिर्फ हस्बैंड इन्वॉल्व है, उनके फैमिली मेम्बर्स भी कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं फिजिकल वायलेंस में, और उसी के साथ साथ कई मेल मेम्बर्स भी होते हैं जो फिजिकली क्या करते हैं, असॉल्ट करते हैं घर की बहू का। Eve teasing by young males is also on the rise and young girls are subject to such harassment, especially in cities like Mumbai, Delhi and so on. Eve teasing यानी जो छेड़छाड़ की जाती है लड़कियों के साथ में, जो लड़के करते हैं, डेफिनेटली मुंबई और दिल्ली जैसी सिटी में ये बातें काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें जो आम हो गई है, इसमें हमको कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हमारी सिटीज़ में जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारी कंट्री में जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए किसी भी फीमेल के साथ। Next we have is wife battering. Wife battering is quite common in India. Many women tend to accept it as husband's prerogative. Wife beating occurs not only among the lower classes but also amongst the middle and upper class. तो यहाँ पर बात हो रही है वाइफ बैटरिंग की, जहाँ पर औरतों को मारा जाता है, वाइफ को मारा जाता है। क्यों? ना कि सिर्फ लोअर क्लास, अपर क्लास, अच्छे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ें कॉमन है, नहीं, यहाँ पर अपर क्लासेस में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जहाँ औरतों को मारा जाता है। इवन हाईली एजुकेटेड वुमेन एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट विदाउट एनी रिपल्जन। यानी उनको क्या लगता है, जो हाईली एजुकेटेड औरतें रहती है वो भी मार खाती है, लेकिन उनको भी लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ही है, तो ये बातें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही बच्ची का जेंडर पता चल जाता है बच्चे का कि इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड, तो डेफिनेटली उसको क्या किया जाता है, अबॉर्ट करवाया जाता है, मार दिया जाता है। तो फीमेल फीटिसाइड भी क्या है, बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी कंट्री में।
इन सर्टन स्टेट्स गर्ल चाइल्ड इज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। कई बार तो ऐसा होता है जब लड़की पैदा हो जाती है तब उसके बाद उसको इमीडिएटली क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसे कई मूवीज़ है, पिक्चर्स है जिसके अंदर वो सीन भी बताया गया है, जब गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई है तो उसको बड़े से बर्तन में दूध डालकर उसको उसके अंदर डुबा कर क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इसी के साथ साथ जब फीमेल फीटिसाइड, जब बॉर्न होने के पहले आपको जेंडर पता चलता है तो आप उसको कैसे मारते हो, एक प्रोसेस होता है मेडिकल प्रोसेस एमनियोसेंटेसिस, जो हमने हमारे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। क्या होता है ये मेडिकल प्रोसेस, नीडल के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है, सर्जरी के थ्रू उस गर्ल चाइल्ड को अंदर ही मार दिया जाता है। फीमेल फीटिसाइड इज रिसोर्टेड इवन बाय एजुकेटेड एंड रिच फैमिलीज। अब ये जो है ये अमीर जो है, जो बड़े बड़े रिच फैमिलीज है, जो एजुकेटेड है, वो लोग भी करते हैं। तो सिर्फ मिडिल और लोअर क्लास में ये चीज़ें फॉलो नहीं होती है, इवन अपर क्लास गो फॉर प्रेफरिंग अ मेल चाइल्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ सच प्रैक्टिसेस द सेक्स रेशियो हैज वर्सन इन सर्टन स्टेट सच एज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार। तो ये 4 ऐसे स्टेट है जहाँ पर क्या हो चुका है, हमारा फीमेल का जेंडर रेशियो बहुत डिक्लाइन हो चुका है बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड। ओके अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एन अनबिलीवेबल बट ट्रू इंसिडेंट इन देवड़ा विलेज इन राजस्थान। द मैरिज ऑफ अ यंग गर्ल टुक प्लेस इन 1998 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 110 ईयर्स। अब ये बात हो रही है देवड़ा विलेज जो कि राजस्थान में है, तो वहाँ पर एक लड़की की शादी होती है इन द ईयर 1998 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 110 ईयर्स, यानी 110 साल में पहली बार की बात है ये। दिस मीन्स नो फीमेल चाइल्ड वॉज बॉर्न इन दैट विलेज फॉर अबाउट 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल तक उस गाँव में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। द सेकेंड मैरिज ऑफ अ यंग गर्ल इन द सेम विलेज टुक प्लेस इन Feb 2010। अब दूसरी जो लड़की है जिसकी शादी हुई उस गांव में वो February 2010 में हुई। दिस मीन्स ओनली 2 वेडिंग्स ऑफ गर्ल्स टुक प्लेस इन देवड़ा विलेज ऑफ राजस्थान इन द पास्ट 120 ईयर्स, यानी 120 साल में राजस्थान में सिर्फ वो जो विलेज है देवड़ा विलेज, वहाँ पर सिर्फ 2 ही लड़कियों की शादी हुई। क्यों? क्योंकि उसके पहले फीमेल का पॉपुलेशन ही वहाँ पर नहीं रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वोज ऑफ विडोज। वोज ऑफ विडोज क्या होता है, विडोज फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। तो बेसिकली दे आर अब्यूज्ड बाय अदर मेल मेंबर्स इन हर इन लॉज फैमिली। तो यहाँ पर जो मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली में, जो हस्बैंड की डेथ के बाद जो कि वायलेंस करते हैं, उसी के साथ साथ सेवरल कम्युनिटीज द विडो इज नॉट परमिटेड टू अटेंड सोशल सेलिब्रेशंस। अब ये जो विडोज होते हैं, जो विधवा होते हैं, इन्हें किसी तरीके का सोशल सेलिब्रेशन जो है वो अटेंड करना अलाउ नहीं होता है, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, या किसी भी तरीके का पूजा पाठ हो। ये सारे सेलिब्रेशन रिलीजियस सेरेमनीज से भी उनको दूर रखा जाता है। विडो रीमैरिज इज डिफिकल्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज मेल्स डू नॉट प्रेफर टू गेट मैरिड टू अ विडो। अब कई पार्ट्स ऐसे भी है हमारी कंट्री में जहाँ पर विडो रीमैरिज एक तो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोसाइटी हमको मना करती है उस चीज़ के लिए। दूसरा, कई मेल ऐसे हैं जो खुद ही किसी विडो से शादी नहीं करना चाहते। इवन अ विडोअर डज नॉट प्रेफर टू मैरी अ विडो। यहाँ तक कि अगर कोई विडोअर रहा जो मेल है, जो खुद भी विधवा है, वो भी किसी विधवा औरत से शादी नहीं करना चाहता है। The women workforce in offices and in industries is on the increase. The entry of women to the workforce. So basically क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ में कहीं पर काम भी करती है वो वहाँ पर भी क्या होता है, फीमेल का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके विडोज़ जो है वो क्या हो रहा है, उनका रीमैरिज जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है, और यहाँ तक कि उनको किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स एट वर्क प्लेस। अब जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स इन औरतों को फेस करना पड़ता है। वुमेन वर्कफोर्स इन ऑफिसेज एंड इन इंडस्ट्रीज इज ऑन द इंक्रीज, यानी कि वुमेन की वर्कफोर्स यानी इनका पॉपुलेशन जो काम करने के लिए ऑफिस में वो बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐसे हो रहे हैं जो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वुमेन स्पेशली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो कहाँ पर ये कौन से सेक्टर में, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, इनका पॉपुलेशन वर्कफोर्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस एजुकेशनल सेक्टर में भी दे आर इम्प्रूविंग अलॉट। However, women employees do not face several problems at workplace. अब बावजूद इसके कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो फेस करते हैं वर्क प्लेस पे। पहला है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। नाउ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस इज प्रिवेलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब अगर बात करें हम इस सेक्सुअल हरासमेंट की, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक सेक्टर से सीमित नहीं है, यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर औरतें एज ए टीचर काम करेगी, एज ए क्लर्क काम करेगी, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है। In India, the problem persists, but most of the women employees are reluctant to complain or register a case against male employee. अब इंडिया में ये प्रॉब्लम आती तो है, लेकिन बावजूद इसके क्या होता है, कई वुमेन्स ऐसी है, एम्प्लॉयज़ ऐसी है जो क्या करती है, इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं करती है। क्यों नहीं फाइल करती है? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी। अब इसके साथ साथ क्या लगेगा
कि या तो लोग मुझे ऐसा समझेंगे कि मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सारे काम कर रही हूँ, या तो लोग मेरे ही कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाएंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है जहाँ औरतें अपना केसेस जो है वो हरासमेंट के रजिस्टर नहीं करती है। प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ एंड लैक ऑफ एविडेंस एंड विटनेस। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऐसी एक चीज़ है जिसके लिए आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। आप किसी के ऊपर सिर्फ हवाओं में इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो क्योंकि ऐसे सारी चीज़ें आपको प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, विटनेस नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, इन केसेस से पीछे हट जाते हो, रजिस्टर नहीं करते हो। गवर्नमेंट हैज़ पास सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल बिल इन फेब 2013। अब यहाँ पर क्या किया था गवर्नमेंट ने, एक वुमेन एट वर्क प्लेस जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए एक बिल पास किया था इन February 2013। द बिल सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वुमेन इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में ही ये बिल पास होगा, इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर्स। द बिल कवर्स सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ डोमेस्टिक हेल्प एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो यानी कि डोमेस्टिक हेल्प जो हमारे घर में काम करने आते हैं उनको हम डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं, हेल्पर्स बोलते हैं उनको, जो क्लीनिंग का काम करने आते हैं, मॉपिंग का काम करने आते हैं, ये डोमेस्टिक हेल्प होते हैं हमारे लिए। और इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स होती है उनको भी उन्होंने क्या किया था, इस बिल के अंदर इंक्लूड किया था। किसने इंक्लूड किया था, गवर्नमेंट ने। इनइक्वालिटी इन वेजेस। अब क्या होता है, द वुमेन वर्कफोर्स रिसीव्स लेस कंपेंसेशन। यस, आज भी इनइक्वालिटी है वेजेस में। क्यों इनइक्वालिटी है, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि जो मेल फैमिली मेंबर है वो घर में अर्न करने वाला है, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो बेसिकली उसको जो है वो ज़्यादा सैलरी दो, उनको है ज़्यादा वेजेस दो एज कम्पेयर टू अ फीमेल वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, especially in the unorganized sector. Although Article 39 of Indian Constitution guarantees equal pay for equal work for both men and women. अब ये बहुत ही कम लोग जानते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 39, जो कि बोलता है कि चाहे वो एक औरत हो चाहे वो एक मर्द हो, दोनों को इक्वल वर्क, अगर काम सेम है, अगर क्वालिफिकेशन सेम है, सेम रोल परफॉर्म करना है, तो आपको उनको पे, यानी कि आपको उनको जो सैलरी है, जो उनका वेजेस है, वो भी आपको उनको क्या करना होगा, इक्वली देना होगा। The women employees do not rescind the low payment of wages and salaries for the fear of dismissal from service. अब यहाँ पर क्या होता है, कई औरतें ऐसी है जो क्या करती है, उनको लगता है अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो ताकि हमको जॉब से ना निकाले इसलिए वो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ रेज नहीं करते हैं। और दे आर इग्नोरेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। और कई बार ऐसा होता है कि उनको नॉलेज ही नहीं, जैसे आप में से भी शायद कुछ लोगों को अभी ये नॉलेज मिला होगा कि हमारा ऐसा भी कोई आर्टिकल है जो इक्वल पे की बात करता है। तो कई ऐसे वर्कफोर्स होते हैं जिनको शायद इतना पता नहीं होता है हमारे लॉ के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो इग्नोरेंस जो मिलती है उनको इस चीज़ों के लिए, वो इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पर होता है बेसिकली उनको अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर कि ऐसा भी कोई हमारा राइट है जो हमको मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट। In India, male-dominated society, women employees find it difficult to advance at higher levels in the organization. Quite often the male employees are reluctant to accept a woman as their boss. अब कई बार एडवांसमेंट की, यानी लाइफ में करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी उनको नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम रह रहे हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में क्या होता है, जहाँ कोई भी आदमी एक औरत के अंडर काम करने तैयार नहीं है। उनको नहीं लगता है कि हमारा जो बॉस है वो कोई वुमेन होना चाहिए, कोई फीमेल होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्यों उनको एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जाती है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट प्रमोट वुमेन एट हायर लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब कई ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, औरतों को ज़्यादा ऊंचे लेवल पर प्रमोशन जो है वो नहीं देते, क्योंकि हमारे ऑफिस में हमको पता है ऐसे ऑलरेडी लोग हैं जो अगर हमने हेड रख दिया इनका, तो ये जो जितने भी जेंट्स है, जितने भी मेल मेंबर्स है, वो लोग उनके अंडर काम जो है वो नहीं करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको हम ग्लास सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि औरतों के आगे ग्रोथ हो, यानी वो करियर में एडवांस हो और ज़्यादा आगे बढ़े, तो उनके लिए कई बार ऐसी बाधाएं, ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी जाती है जहाँ से वो खुद ही अपनी जॉब को छोड़ के निकल जाए, यानी कि वो उस सीलिंग को, उस लेवल को क्रॉस जो है वो नहीं कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। तो ये जो करियर एडवांसमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं ग्लास सीलिंग इफेक्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिलीज। सिंगल पेरेंट फैमिलीज में द डाइवोर्स रेट इज ऑन द इंक्रीज इन recent years and the plight of divorced women with children is worse in India. She is often looked down by her own family members, neighbors and colleagues at workplace. At times the divorced woman is driven to extreme सच एज सुसाइड। तो कई बार क्या होता है, हमारी कंट्री में जो डाइवोर्स रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक बढ़ चुका है अभी। तो जो डाइवोर्सी फीमेल होती है उसको बहुत ही हम नीची नज़र से देखते हैं, और कई बार उसका जो खर्चा है उसके फैमिली मेम्बर्स ही देख रहे हैं, वो भी कहीं पर जॉब नहीं करी, और कई बार उसको खुद कहीं पर जॉब का प्रेफरेंस नहीं मिलता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि वो एक सिंगल पेरेंट ऑलरेडी है, उसके साथ शी इज़ अ डाइवोर्स्ड ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं वो भी उसके करियर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। अगर हम देखें तो हमारा जो औरतों का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो भी बहुत लिमिटेड है। हालांकि सीट जो है वो हमको काफ़ी अच्छी खासी अलॉट की गई है फीमेल्स के लिए, लेकिन क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन रेट है वो ही ऑलरेडी कम है, बिकॉज मे बी दे आर नॉट मोर इंटरेस्टेड, मे बी दे आर नॉट मच एजुकेटेड, या उनको फैमिली से ही रेस्ट्रिक्शन इतने कि उनको जाना अलाउ नहीं किया जाता है। Now, women do not find effective representation in politics at the central and state government level. The elected women representatives are not much concerned to raise issues relating to women problem. अब पहली चीज़ तो बोला जा रहा है या तो औरतों को ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेवल तक आने के लिए। दूसरा बोला जा रहा है जो ऑलरेडी इलेक्ट होकर आए हैं उनको औरतों के इशूज से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड में बात करने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। दिस मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव सपोर्ट फ्रॉम मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो उनके साथ पार्टी में जो मेल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन फील्डिंग वुमेन कैंडिडेट। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे हैं जिनको नहीं चाहिए कि ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स हमारे साथ में काम करें। इवन इफ दे डू, वेरी फ्यू ऑफ देम गेट इलेक्टेड। और अगर वो चाहते भी है कोई आए तो बहुत ही कम औरतों को वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करके अपनी पार्टी में रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई होगा, या तो उनकी बेटी होगी या उनकी वाइफ होगी, जिनको वो लोग अपने साथ में इलेक्शन में लेकर आते हैं। नाउ द रिजर्वेशन बिल is still being debated and nothing concrete has come out of it. एक रिजर्वेशन बिल बनाया गया है जिसमें 33% रिजर्वेशन जो है वो किसको मिलेगा, औरतों को मिलेगा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में। लेकिन बावजूद इसके आज भी काफ़ी कम औरतें हैं जो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनती है। Women's rights and interests are not effectively debated and therefore most women continue to play passive role in Indian society. आज भी औरतों के हक के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा बात सोसाइटी में नहीं की जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करने के लिए। Okay, so these are some of the socio-economic problems which were faced by women in our Indian society. I hope we are clear with the pointers. नेक्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा सॉल्यूशंस, जो इन प्रॉब्लम्स आज हमने पढ़ा है इसका सॉल्यूशंस हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।